Hello everyone. In the last lecture we were discussing about Planck's limitations of electromagnetic wave theory. Okay, today we will discuss further. Today we will discuss about Planck's quantum theory first, and then what are spectras, and then what are the limitations of that is Rutherford model of an atom. So today we will discuss first of all Planck's quantum theory. तो सबसे पहले बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, ठीक है। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हमारे पास क्या होती है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा था कि लाइट जो है या फिर मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं दैट आर बिहेविंग लाइक ए वेव। लेकिन जो हमारे पास प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो कंसिडर करती है कि जो लाइट है वो वेव नहीं पार्टिकल नेचर का होता है, और पार्टिकल नेचर की होने के साथ साथ जो हमारे पास लाइट है वो कंटिन्यूअसली नहीं आती, लाइट हमारे पास डिसकंटिन्यूअसली आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कंसिडर करती थी कि लाइट कैसे आती है, कंटिन्यूअसली आती है, ओके। लेकिन हमारे पास जो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है वो क्या कंसिडर करती है, वो कंसिडर करते हैं कि लाइट क्या आती है, डिसकंटिन्यूअसली आती है। और लाइट डिसकंटिन्यूअसली कैसे आती है, डिसकंटिन्यूअसली आती है पैकेट्स की फॉर्म में। तो सबसे पहली चीज है लाइट कम्स टू अस, लाइट कम्स फ्रॉम अ सोर्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स। जो डिसकंटिन्यूअसली आती है ना बेटा वो पैकेट्स की फॉर्म में आती है। अब पैकेट्स की फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास ऐसे, जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हुए हो तो आपके पास कोई भी लाइट सोर्स है, जैसे कोई बल्ब जल रहा है, तो उस लाइट सोर्स से मान लिया कि 4-5 पैकेट्स आपके ऊपर आके लगे, तो पैकेट्स की फॉर्म में लाइट आती है। और इन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन पैकेट्स को हम लोग बोलते हैं क्वांटम, अगर सिंगल पैकेट है। अगर हम बात करें बहुत ज्यादा की तो उसे बोलते हैं क्वांटा, इसीलिए इसका नाम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी रखा गया। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी किसके इक्वल होती है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। अब बेटा एनर्जी जो भी पर्टिकुलर रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देता हूं तो मेरे पास एनर्जी क्या आ जाएगी, एच न्यू आ जाएगी। और एच हमारे पास क्या है अभी, एच हमारे पास है प्लांक्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है जो प्लांक्स ने कैलकुलेट करी थी। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो होती है प्यारे बच्चों 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। Okay, so this is Planck's quantum theory which consider that light comes to us in the form of packets, energy is equal to h nu। अगर मैं nu को lambda से रिप्लेस करना चाहता हूं तो एनर्जी क्या आएगी, h c by lambda आ जाएगी। So this is the way we can write down the Planck's quantum theory। और Planck's quantum theory ने बाद में एक्सप्लेन करा कौन कौन से फिनोमेना थे भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन करा ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अब कैसे एक्सप्लेन करा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में कि हम लोग अगर एक आयरन की बार लेते हैं उसे हीट करते हैं तो उसका जो पहले कलर आता है वो रेड आता है, फिर बाद में येलो कलर आ जाता है और फर्दर हीटिंग पे व्हाइट कलर भी आ जाता है। मतलब वेवलेंथ चेंज हो रही है। अभी जिस टाइम जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, हम हीटिंग कर रहे हैं तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कंसिडर करती थी कि लाइट हमारे पास कंटिन्यूअसली आती है, तो लाइट जो है वो वेव है, और लाइट जो वेव है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे और इंटेंसिटी पे। लेकिन हम चाहे कितनी भी लाइट डाल लें, हम टेम्परेचर ज्यादा दे रहे हैं तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। तो ये तो किसके पर्टिकुलर किसकी कौन सी थ्योरी के उसमें रिस्पेक्ट में हो रहा है अभी, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसने ये कंसिडर करा कि जो एनर्जी या फिर रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे और फ्रीक्वेंसी पे। सो दिस इज द वे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कैसे था कि हमारे पास मान लिया एक पैकेट एनर्जी का आया और वो पैकेट एनर्जी का क्या करता है, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ नहीं पाता।
तो उस वजह से हमारे पास क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होता। तो हमें कुछ न कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारे पास वो पैकेट आए और वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के लेके चला जाए, ठीक है। और वो पॉसिबल उसी टाइम है जिस टाइम हमारे पास जो लाइट है उसका कैसा नेचर हो, मटेरियल नेचर हो। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जो लाइट है वो बोथ दोनों नेचर की होती है। अभी कुछ फिनोमिनाज हम लोग वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं और कुछ फिनोमिनाज हम लोग पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है। लाइट का क्या है, ड्यूल नेचर है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आपसे फ्रीक्वेंसी देके और वेवलेंथ देके एनर्जी पूछी जा सकती है, तो आप इस फॉर्मूले से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। c यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है पहले बच्चों, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों वो है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर स्पेक्ट्रा क्या होता है, स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, अभी हमारे पास हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग लाइट्स के कंपोनेंट थे, जैसे एक्स रेज भी थी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट थी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक से हम डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उनको अलग अलग कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज द टेक्निक used to separate the light of different frequencies। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उसे हम लोग, या वेवलेंथ की जो लाइट है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी उसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और जो हमारे पास आता है उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रा। नाउ द क्वेश्चन कम कि स्पेक्ट्रा हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं। आप लोगों ने भी डिस्पर्जन ऑफ लाइट देखा होगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसके थ्रू होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है हमारा प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म के अंदर से अगर हम कोई लाइट पास करते हैं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है या फिर सेपरेट हो जाती है। अगर हमारे पास ऐसे कोई प्रिज्म है और प्रिज्म के अंदर से हम लोग एक लाइट सोर्स को डाल रहे हैं, तो हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स आते हैं अभी, ओके। और 7 डिफरेंट कलर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, विबग्योर। क्या होता है अभी, 7 डिफरेंट कलर्स हमारे पास विबग्योर होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने एक लाइट जो है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज थी, वो लाइट डाली और वो लाइट डालने से डिस्पर्जन हुआ, और डिस्पर्जन होने से हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की या फिर अलग अलग वेवलेंथ की क्या आ गई भी, लाइट आ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रा, ठीक है। और ये जो टेक्निक यूज होती है और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इस केस में, वो हमारे पास क्या होता है अभी, वो हमारे पास होता है प्रिज्म। ओके, सो दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेटा वो 2 टाइप की होती है। एक तो होती है हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और एक होती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में से या फिर कोई भी गैस ले लें, से फॉर एग्जांपल हमने कोई हाइड्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन गैस लेके उस हाइड्रोजन गैस की ट्यूब में से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से है यहाँ पे, ठीक है। या फिर उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करा या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा, तो हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, जो हाइड्रोजन गैस है वो लाइट को एमिट करना शुरू कर देगी, लाइट को बाहर छोड़ना शुरू कर देगी। और जो एमिटेड लाइट है, यहाँ से एमिटेड लाइट को हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म से पास करेंगे, और प्रिज्म से पास करके उस लाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं उस लाइट को एक पेपर पे रिकॉर्ड कर लेता हूं तो उसको मैं स्पेक्ट्रोग्राफ बोलता हूं। मैंने जो स्पेक्ट्रा है उसको अगर पेपर पे रिकॉर्ड करा तो वो मेरे पास क्या कहलाता है अभी, स्पेक्ट्रोग्राफ
ग्राफ कहलाता है। ऐसे ही हमें अगर कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल है, उस पर्टिकुलर मटेरियल को क्या करना है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करना है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, हमारे पास क्यूबिट्स होते हैं भाई, और उन क्यूबिट्स के अंदर हम लोग सॉल्यूशन डालते हैं और सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर लाइट को पास किया जाता है, और फिर ये देखते हैं बाय द प्रिज्म। और इसके अलावा बहुत अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डायफ्राम्स होते हैं जो स्कैटर कर देते हैं लाइट को या फिर डिस्पर्स कर देते हैं लाइट को, जिससे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेक्ट्रा विजिबल रेंज में हमें दिखते हैं और कुछ स्पेक्ट्रा अल्ट्रावायलेट में दिखते हैं। विजिबल रेंज वालों का जो कलर चेंज है वो हम देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर मेथड से हम लोग वेवलेंथ रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किस वेवलेंथ पे जो लाइट है वो एमिट हो रही है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से। अब बेटा एक चीज है कि जो लाइट एमिट होती है किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से, वो लाइट डिपेंड करती है कि हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है या फिर एलिमेंट कौन सा लिया है। मतलब ये मोर और लेस ऐसा हो गया कि जैसे पूरी दुनिया में हर एक पर्सन के अलग अलग फिंगरप्रिंट है, वैसे ही हर एक एलिमेंट का अलग अलग स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा है जो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे हमें स्पेक्ट्रा प्रोवाइड करता है। अब बेटा एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो फर्दर दो टाइप का होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो दो टाइप का है वो कौन कौन सा होता है? एक तो हमारे पास होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है? दो टाइप का हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस एंड लाइन। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है अभी और लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में हमारे पास जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली का मतलब है कि लाइट जो डिस्पर्स होती है या फिर सेपरेट होती है उसमें जो अलग अलग कलर आते हैं वो कॉन्टिन्यूअस कलर आते हैं, जैसे ये एक दूसरे में मर्ज होते हैं अभी, तो ये हमारे पास क्या है? एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। लेकिन अगर मैं NaCl सॉल्यूशन लूं या फिर हाइड्रोजन गैस लूं तो मुझे सिर्फ दो सेपरेट लाइन दिखाई देंगी, अलग अलग लाइंस दिखाई देंगी। अगर मुझे कंटिन्यूअसली एक दूसरे में मर्ज दिखाई देता है तो वो कौन सा स्पेक्ट्रा होता है? कंटिन्यूअस। अगर मुझे अलग अलग दो लाइंस दिखाई देती हैं, लाइंस विजिबल होती हैं स्पेक्ट्रा में, तो वो स्पेक्ट्रा कौन सा होता है अभी? लाइन स्पेक्ट्रा होता है। सो दिस इज द वे वी कैन डू द एमिशन स्पेक्ट्रा। नाउ द थिंग इज कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एज अ नेम सजेस्ट, इसमें हम लाइट को एब्जॉर्ब कराते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कराते हैं, और एब्जॉर्ब कराने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है वो लाइट जो है उस लाइट को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। अब इस केस में तो हम लोग पहले क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या टेम्परेचर दे रहे थे। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? जो सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं उस सॉल्यूशन के ऊपर डालेंगे, ठीक है, लाइट को, और लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी भी, और एब्जॉर्ब होने के बाद उस लाइट को हम लोग एक प्रिज्म से पास थ्रू करेंगे, ठीक है। प्रिज्म या फिर स्कैटरर हो सकते हैं अलग अलग। फिर वो लाइट जो है वो अलग अलग क्या हो जाएगी? अलग अलग लाइन शो करेगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस आती हैं वो लाइंस हमारे पास क्या होती हैं? डार्क कलर्ड होती हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस होती हैं वो डार्क कलर्ड होती हैं। एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइट आती हैं वो कलर्ड होती हैं, ठीक है भी, ये चीज ध्यान दें। और एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस आती हैं वो सेम वेवलेंथ पे होती हैं। मतलब क्या कि चाहे हम एब्जॉर्प्शन करा लें या फिर एमिशन करा लें, जो वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ की लाइट एमिट होनी है या फिर एब्जॉर्ब होनी है वो सेम रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स। तो भाई हम जो स्पेक्ट्रा है इसका यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। क्योंकि अगर मुझे पता चल गया, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्लोराइड का मैंने सॉल्यूशन बनाया और या फिर मैंने उसे हीट करा, ठीक है, तो उसका कुछ स्पेक्ट्रा आता है और उसका स्पेक्ट्रा मान लेते हैं हम 5000, ठीक है, नैनोमीटर वेवलेंथ पे आता है। ओके, तो अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर और एलिमेंट जिस कंपाउंड है जिसके अंदर सोडियम प्रेजेंट है उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करता हूं और 5000 नैनोमीटर पे अगर वेवलेंथ शो हो रही है तो इसका मतलब वो क्या है? सोडियम है। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सोडियम है या फिर कोई भी और एलिमेंट है वो उस
पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हैं। जितनी भी नई रिसर्च होती है अभी, उन रिसर्च में जो नया कंपाउंड बनता है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च जितनी भी होते हैं जो दवाइयां बनाने की, उन रिसर्च में कंपाउंड पता करने के लिए कि कौन सा कंपाउंड है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन का अगर हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने पे हमारे पास क्या आता है, अलग अलग लाइंस दिखाई देती हैं अभी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में। जो ये डिफरेंट लाइंस हैं वो कैसे आती हैं और क्यों आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को एक पर्टिकुलर ट्यूब में, या फिर जो मैंने बोला था इसको क्यूबिट्स बोलते हैं अभी, ठीक है, ग्लास की बनी होती हैं, उसमें लेंगे, उसके अंदर से लाइट को पास करेंगे और एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे हाइड्रोजन का। तो एमिशन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने पे हमारे पास अलग अलग लाइंस आती हैं। ठीक है, जो हमारे पास अलग अलग लाइंस आती हैं वो कैसे आती हैं भाई, सबसे पहले जो लाइंस आती हैं वो हमारे पास होती हैं लाइमन। ठीक है, फिर हमारे पास आती हैं बाल्मर, ओके, फिर हमारे पास आते हैं पास्चन, फिर हमारे पास आती हैं ब्रैकेट, एंड देन द लास्ट वन दैट विल कम टू अस इज पफन सीरीज। इनको बोलते हैं बेटा अलग अलग सीरीज होती हैं ये, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड फन सीरीज। पी साइलेंट होता है इसमें। तो ये डिफरेंट जो सीरीज है वो हमें कैसे मिलती हैं, इन सीरीज की ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आते हैं, तो ये हमें कैसे मिलती हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारे पास क्या होता है अभी, जब भी हम जैसे हम सिंपल एटम कंसिडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है और उस एटम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मैं हाइड्रोजन एटम ही कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला एनर्जी लेवल है ये है, ठीक है। इसके बाहर एक एनर्जी लेवल और है। जैसे ही मैं इसको एनर्जी देता हूँ, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देता हूँ या फिर टेम्परेचर हाई करता हूँ हाइड्रोजन गैस का, तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हायर स्टेट में जाता है, लेकिन ये अनस्टेबल है। क्या है, ये अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये दोबारा से अपने एनर्जी लेवल में जाएगा और एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं अभी n=1। इसी बेसिस पे, और ऐसे हमारे पास जो दूसरा एनर्जी लेवल है इसको 2 बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास n=3 हो सकता है, n=4 हो सकता है। तो होता क्या है अभी, अगर हमारे पास जितने भी रेज हैं जो एमिट हो रही हैं वो हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आती हैं, तो हमारे पास जो सीरीज बनती है वो लाइमन सीरीज बनती है। कैसे, यहाँ देखिए, जैसे मेरे पास है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स है। दिस इज n=1, ओके, दिस इज n=2, दिस इज n=3, n=4, n=5। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है n=6, दिस इज n=7। तो होता क्या है कि सारी की सारी जो रेस हैं एमिट होने के बाद, जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, 7वें से पहले में आए, 6ठे से पहले में आए, 5वें से पहले में आए, चौथे से, तीसरे से और दूसरे से, तब हमारे पास जो सीरीज बनती है बेटा, उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, और अगर हमारे पास सारी सीरीज, सारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हायर एनर्जी लेवल से किस में आए, सेकंड एनर्जी लेवल में, अगर यहाँ से हमारे पास सेकंड एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज होती है अभी, ये हमारे पास होती है बाल्मर सीरीज। ठीक है, अगर हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आता है थर्ड एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन आता है थर्ड एनर्जी लेवल में, यू कैन सी हियर, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है पास्चन सीरीज। ऐसे ही हमारे पास ब्रैकेट और फन सीरीज होती है। अब आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट सीरीज में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से किस में आता है, फोर्थ एनर्जी लेवल में आता है। किस में आता है, फोर्थ एनर्जी लेवल में। अगर हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ में आता है तो ये हमारे पास होती है ब्रैकेट
और जो लास्ट वन जो बच गई है हमारे पास प्यारे बच्चों, वो क्या है, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 7। अगर हायर एनर्जी लेवल से फोर्थ नहीं फिफ्थ में आए, यहां से हमारे पास फिफ्थ में आ रहा है और यहां से भी फिफ्थ में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास रहेगा फंड सीरीज। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, क्योंकि ये सीरीज उन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो सीरीज है ना, ये अलग अलग वेवलेंथ पे आती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में, हायर एनर्जी लेवल का मतलब यहां से मैंने भी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड से फर्स्ट में आ गया, सेकंड से फर्स्ट में आ गया, हर जितने भी हायर एनर्जी लेवल से उससे फर्स्ट में आ जाए तो लाइमन, सेकंड में आ जाए तो पाश्चन, सॉरी बाल्मर, थर्ड में आ जाए तो पाश्चन, फोर्थ में आ जाए तो ब्रैकेट एंड फिफ्थ में आए तो फंड सीरीज। तो ये हमारे पास डिफरेंट सीरीज जो है वो हमें मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी हायर एक्साइटेड स्टेट कम्स टू एनर्जी लेवल विच इज लोअर एनर्जी स्टेट। जैसे अगर हायर एनर्जी स्टेट से 1 में आता है तो लाइमन। तो ये अलग अलग सीरीज है। अब बात आती है इनकी वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए रिडबर्ग वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे पास इसका एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि जो हमारे पास वेव नंबर है, वेव नंबर क्या होता है भाई, आप लोगों को याद हो, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। तो वेव नंबर से हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेव नंबर जो है वो क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 हमारे पास क्या है, हायर एनर्जी लेवल की वैल्यू है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, और n1 हमारे पास क्या है, लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू है, और r हमारे पास कांस्टेंट होता है जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है भाई। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ दीज लाइंस। इन लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है वेव नंबर का, दैट इज r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n1 मैंने अभी बताया क्या है, n1 हमारे पास है लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, और जो n2 है वो हमारे पास क्या है, हायर एनर्जी लेवल। ओके, सो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल मतलब पांचवें एनर्जी स्टेट से हमारे पास अगर फर्स्ट में आ गई तो n2 की वैल्यू 5 हो जाएगी और n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। सो दिस इज अबाउट स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट the limitations of Rutherford model and the postulate of Bohr's model, which is the most successful model. Okay, so which we will discuss in our next lecture. Thank you, students.